Hello guys, good afternoon. Today we are going to discuss regarding the DevOps. So what is actually the DevOps? Just I will let you know in one line. Then we will understand this particular DevOps concept through the case studies. Okay. So basically this DevOps is a combination of two words. One is dev, another is ops. Dev means development, ops means operation. Okay. In IT, basically these are the two terms will be involved in your life cycle of the particular software product. Okay. So DevOps is a collaboration between the development and the IT operations to make software production and deployment in an automated and repeatable way. So ये जो मैंने बोला it is a simple single statement, okay, but ये जो single statement में मैं बोला कि दो चार terminology बोला ऐसा development, operation team मिलके काम करेंगे क्या करने के लिए ना प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट टीम चीज को ऑटोमेट करके एंड रिपीटेटिवली काम करने के लिए डेवऑप्स हमको हेल्प करता है। तो ये कैसे हेल्प करता है हम लोग एक एक दिखेंगे। तो लेट्स गो टू ए पर्टिकुलर केस स्टडी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो ये जो हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, ये प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट होता क्या? पहले बात है कि कोई भी चीज को अगर हम लोग यूज करते हैं उसको पहले डेवलप किया जाता है। ओके, सो ये जो मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूँ ये teachbharat.com वेबसाइट है। ये teachbharat.com वेबसाइट जो है ये मेरा खुद का वेबसाइट है। ये वेबसाइट में हम लोग क्या किया कि पहले कोई एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन को मैंने दिया था इसको डेवलपमेंट करो, मतलब ये जो पर्टिकुलर चीज आप दिख पा रहा है ये ऐसा नहीं बना है, तो उसको कोई ना कोई लोग उसको डेवलप किए हैं। सो जिसको मैंने डेवलप करने के लिए दिया था वो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेट्स से सम XYZ ऑर्गेनाइजेशन, दैट XYZ ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। सो क्रिएटेड मींस डेवलप किए, ये लोग इसके पीछे कुछ ना कुछ कोड लिखे होंगे, उसके बाद टेस्टिंग किए, टेस्टिंग करने के बाद वेबसाइट में लॉन्च कर दिए, जिसके कारण कोई भी बंदा जाके उसका मोबाइल पे हो या लैपटॉप पे हो या डेस्कटॉप पे हो जाके इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहा है। और इसका पर्पज क्या है ना, ये वेबसाइट का पर्पज ये है कि ये इंफॉर्मेशन दिखाएगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर। टीच भारत इज ए ट्रेनिंग सेंटर। तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट बना गया इसीलिए कि teachbharat.com और टीच भारत ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो इसका जो लाइफ साइकिल होता है कि कुछ लोग को मैंने ये काम दिया था, एक छोटा सा कंपनी को, वो छोटा सा कंपनी क्या किया, पहले इस पर्टिकुलर चीज को डेवलप किया उनका लैपटॉप पे, डेवलप करने के लिए 3-4 दिन लगा, उसके बाद उसको फिर टेस्टिंग किया, मतलब ये प्रोडक्ट सही सही काम कर रहा है नहीं, या लोग इधर क्लिक कर रहे हैं तो ये प्रॉपरली ऑप्शन दिखा रहा है नहीं, सब कुछ ये लोग चेक किए, टेस्टिंग करने के लिए 4-5 दिन लगा। उसके बाद इसको ये वेबसाइट में लॉन्च करने के लिए इंटरनेट की तरफ से इंटरनेट में डिस्प्ले करने के लिए ये लोग जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट करने के लिए 1-2 घंटा लगा, उसके बाद 24 आवर के बाद ये लाइव हो गया। लाइव हो गया मतलब ये पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन व्यू हो गया सबको, जो कि कोई भी कोने में बैठ कर ऑल ओवर वर्ल्ड का कोई भी कोने में कोई भी बंदा कोई भी डिवाइस के थ्रू में इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लॉन्चिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन। सो ये जो एप्लीकेशन आप दिख रहा है उसके लिए डेवलपमेंट के लिए 4 दिन लगा, टेस्टिंग के लिए। डेवलपमेंट मतलब क्या है, कोडिंग, उसके पीछे कुछ कोड लिखा होता है। अगर आप कहीं पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे तो इसका पीछे का जो कोडिंग वगैरह इसमें मिलता है। ओके, तो ये सारे चीज को वो जो XYZ टीम को मैंने बोला था करने के लिए, सारे चीज को ये लोग लिख के बनाए कोड, उसके बाद टेस्टिंग किया, उसके बाद उसको डिप्लॉयमेंट किया। ठीक है, अभी तक समझ गया प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये प्रोडक्ट को फिर करने के लिए क्या क्या लगता है बताता हूँ। तो ये पर्टिकुलर ये बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है, मैं एक बड़ा एप्लीकेशन का बात कर रहा हूँ।
let's say go to the particular application called amazon.com or dmart.com. dmart.com. dmart.com क्या होता है कि it's a grocery shop application. Grocery, you can tell it's a not only it's a grocery shop application, it's a application through which you can order anything like day-to-day life things you can order, like dresses, any oil, like grocery things, or any utensil set. Okay, basically it's a kind of Walmart, means everything you will get from this dmart.com. So ये जो डीमार्ट तो एक फिजिकल सेंटर है जहाँ पे आप जाओगे, कुछ भी सामान खरीदोगे और वो आप पैसा पे करके आपका सामान लेके आओगे. बट वो इंटरनेट में क्या करते हैं ना हम लोग, आपको पता है कि कोई भी चीज को आप आजकल इंटरनेट में ऑर्डर कर रहे हैं, लाइक डीमार्ट, लाइक flipkart.com से भी आप कुछ चीजें इंटरनेट से एक्सेस मतलब ऑर्डर करते हैं. लाइक दिस dmart.com क्या कर रहे हैं ना, उसका भी एक एप्लीकेशन कर दिया. वो एप्लीकेशन को आप आपका मोबाइल पे हो, आप लैपटॉप पे इंस्टॉल कर दो. उसके बाद उसी एप्लीकेशन थ्रू में हो या वेब एप्लीकेशन थ्रू में हो, आप पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करके आपको जो चाहिए ऑर्डर करोगे, आपके घर पे आके चीजों पहुंचे. तो ये करने के लिए ये लोग क्या किए, बहुत सारी पेजेस बनाए. वन इज लॉगिन पेज, अनदर इज प्रोडक्ट पेज, पेमेंट पेज, देन डिलीवरी पेज. तो क्या ये इसका मतलब क्या, लॉगिन पेज का यूज करके लोग क्या करते हैं कि वो एप्लीकेशन के अंदर घुसते हैं कि आपका यूजर आईडी नंबर, यूजर आईडी पासवर्ड दे दो या आपका मोबाइल नंबर ओटीपी देके आप ये dmart.com के अंदर घुस जाते हैं. तो एक बार आप लॉगिन कर दिया, इसका मतलब नहीं कि आप सारे प्रोडक्ट खरीदोगे, बट कुछ लोग होते हैं चलो प्रोडक्ट दिख लेते एक बार, तो प्रोडक्ट को पेज को जाते हैं. उसके बाद प्रोडक्ट पे दिखते हैं कि ये ग्रोसरी है, ये कपड़ा है, ये यूटेंसिल है, ये बॉटल्स मिलता है, इधर फैन मिलता है, इलेक्ट्रिक बल्ब मिलता है, वगैरह वगैरह. आप सारे प्रोडक्ट को आप दिख सकते हैं. सो हर प्रोडक्ट का अगेंस्ट उसका प्राइस लिखा होता है और उसका रिव्यू लिखा होता है. तो आप क्या किया, प्रोडक्ट पेज में जाके सब कुछ कर सकते हैं. उसके बाद क्या क्या आपको इच्छा हुआ कि 5-10 चीज दिखा, बट उसमें 5 चीज आप खरीदने के लिए इच्छा है, तो उसको खरीदने के लिए आप क्या क्या सब कुछ ऐड टू कार्ट कर दिया. उसके बाद जब चेकआउट करते हैं वो पेमेंट मांगेगा, आप फिर जाके पेमेंट कर दिया. पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट हो गया. सो होने के बाद क्या करते हैं ना, डीमार्ट लोग आपका पैकिंग करके आपके घर के एड्रेस में भेज देते हैं. फिर जब तक आपका प्रोडक्ट आपके पास नहीं पहुंचा, आप उसका डिलीवरी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरा सामान कहां तक पहुंचा, क्या क्या. तो ये जो चीज एक एंड यूजर के लिए बनाया गया, बट बनाने के लिए ये लॉगिन पेज, प्रोडक्ट पेज, पेमेंट पेज, डिलीवरी पेज, इसके लिए ना डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, कोडिंग फेज उसको बोल सकते हैं. तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ ऐसा जो मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं. ये जो प्रोडक्ट को हम लोग बनाते हैं, ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो कंपनी ने बनाया, लेट्स से ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन मेरा टीचभारत.com ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए बनाने के लिए. तो मैं, ये कंपनी किसका है, डीमार्ट का है, बट मैं कौन हूँ उसके लिए, टीचभारत.com, मैं उसका कोडिंग करने वाला हूँ. तो ये जो टीचभारत.com डीमार्ट के लिए बन जाता है वेंडर. ओके, तो यहाँ पे वेंडर आ जाता है, वेंडर. और एक कंपनी क्या होता है ना, टीचभारत.com, सॉरी क्या पहला होता है डीमार्ट.com. डीमार्ट.com होता है जो कि क्लाइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लाइंट. और वेंडर जो है वो होता है लेट्स से टीचभारत.com. तो टीचभारत.com, अभी टीचभारत.com का काम क्या है ना, ये डीमार्ट एप्लीकेशन जो है ऐसा ना, लॉगिन पेज, प्रोडक्ट पेज, पेमेंट पेज, डिलीवरी पेज, ये सारे पेज बनाएगा. बनाने के बाद उसको जाके लॉन्च करेगा. सो अभी टीचभारत के साथ डीमार्ट.com का कुछ ना कुछ समझौता हुआ, मतलब कुछ एग्रीमेंट हुआ कि टीचभारत बोला कि चलो मैंने ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कोडिंग करके, टेस्टिंग करके, डिप्लॉयमेंट करने के लिए मुझे 6 मंथ लगेगा. तो लेट्स से पूरा हमारे पास टाइम है 6 मंथ. तो ये 6 मंथ में क्या क्या करेगा ना, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाएगा.
तो इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी होता है। जैसे कोई एक एप्लीकेशन आता है, उसका पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट फेज होता है, ओके, एनालिसिस और रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसका नेक्स्ट पेज होता है डेवलपमेंट होता है, मतलब डिजाइन होता है, DSIGN, डिजाइन पेज। वंस ये डिजाइन कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, बट सिंपली आपको बोलता हूँ दीज आर द फेजेस, ओके। कोडिंग होता है, वंस कोडिंग खत्म होता है उसके बाद उसको टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग खत्म होने के बाद उसका अनदर फेज रहता है बिल्ड बोलते हैं उसको, मतलब इसके बाद मैं बताऊंगा ये बिल्ड क्या होता है, ओके। उसके बाद बिल्डिंग के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं ना, जितनी सारी टेस्टिंग है सब कुछ टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं ना, डिप्लॉयमेंट करते हैं। सो डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि लॉन्चिंग, जो मैंने बोला था कि एप्लीकेशन अलग लोगों को दिख जाना, उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट के बाद फिर ये कुछ लोग रहते हैं उसको फाइनली मॉनिटरिंग करते हैं, इसका मॉनिटरिंग करते हैं कि प्रोडक्ट आप अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है। तो इसमें क्या किया ये लोग ना, सारे पेज को पहले मैं बता रहा हूँ, पहला जो मॉडल यूज कर रहे थे, ये मॉडल में ऐसे ही काम हो रहा था। तो ये जो मॉडल में पहले ये सारे चीज को लॉगिन, प्रोडक्ट, पेमेंट, डिलीवरी, ये इसको एक ही कोड बना दिए थे, इसको पूरा एक ही स्क्रिप्ट बना दिए, सब कुछ स्क्रिप्ट एक ही जगह में था, ओके। तो ऐसे स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, लिखने के बाद मतलब कोडिंग बन जाता है, उसको फिर टेस्टिंग किया। उसके बाद सपोज यहाँ पे कुछ इशू आया, तो यहाँ पे क्या होता था कि जो इशू मतलब कुछ भी ये कोडिंग लिखा, ये सारे पेज बन गया, ओके। और मैंने जाके कुछ डिलीवरी स्टेटस दिखना चाहता हूँ, यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस दिखाई नहीं रहा है। तो ऐसा अगर होता है कि यहाँ पे टेस्टिंग में बोलते हैं ये बग निकला, ओके। ये जो बग निकला, फिर लोग क्या करते हैं कि फिर कोडिंग टीम को बोलते हैं भाई तेरा पास मतलब तुम जो कोड लिखा था वो कोड पूरा गलत है, यहाँ पे मेरा डिलीवरी स्टेटस दिखा नहीं रहा है, पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। तो टेस्टिंग टीम इनको एक मेल लिखा, फिर ये लोग क्या करते हैं, कोडिंग टीम क्या करते हैं ना, अगेन उसी पर्टिकुलर कोड में काम करते, काम करके फिर टेस्टिंग टीम देते टेस्टिंग करने के लिए, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे ये जो मॉडल था पहले, इसको बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि एक बार रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिजाइन हो गया, उसके बाद पूरा कोडिंग होता था, तब तक ये टेस्टिंग टीम, बिल्ड टीम, डिप्लॉयमेंट टीम, मॉनिटरिंग टीम वेट करके रहते थे कि कोडिंग कब खत्म होगा। तो लेट्स से उसको 3 महीने में कोडिंग खत्म हो गया, उसके बाद कोडिंग टीम वाले क्या किए ना, टेस्टिंग टीम के पास ये कोड भेज दिए कि बोले कि तुम टेस्ट करो। ये लोग टेस्टिंग करने के टाइम पे उसको 11th आवर में ये 2-4 ऐसा बग मिल रहा है, जिसके कारण कोडिंग टीम को फिर अब बिगिनिंग से उसको मेहनत फिर करना पड़ता है, जिसके कारण पूरा जो 3 महीने का मेहनत बेकार गया। तो ये लोग फिर क्या करेंगे स्टार्टिंग से, बिकॉज ऑफ सिंगल कोड बेस था। तो पहले क्या होता था कि सारे कोडिंग खत्म होता, उसके बाद टेस्टिंग करता था। तो ये जो सारे कोडिंग के बाद टेस्टिंग के बाद जो इशू आया, मतलब में पता चला कि ये एरर है, बॉक्स है, फिर टेस्टिंग टीम को बिगिनिंग से जाकर फिर मेहनत करना पड़ता है, बिकॉज इट वाज सिंगल कोड बेस, ओके। तो पूरा एक ही जगह में कहीं पे चेंजेस जरूर होते हैं, बट वो पूरा कोड को अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम था कि पूरा टाइम जाता है। सो टेस्टिंग मतलब 11th आवर में पता चलता है कि भाई कोडिंग में कुछ गलत है, फिर कोडिंग को फिर से बनाओ, फिर टेस्ट करो। इसमें पूरा क्या 6 मंथ क्या उसके बाद भी टाइम जा सकता है ज्यादा। तो इसमें क्लाइंट को एक जो भरोसा आपके ऊपर आया था ना कि ये बंदा करके देगा, फिर वहां पे डिले होता है, जिसके कारण आपका रिलेशन खराब होता है, प्लस प्रोडक्ट आप राइट टाइम पे दे नहीं पाते, ये सब इश्यू हो जाता है। यही चीज को रिजॉल्व करने के लिए मतलब यहाँ पे टेस्टिंग के बाद ना टाइम चला गया, यहाँ पे मैंने बिल्ड तो करेंगे ऑब्वियसली, अगर टेस्टिंग सही हो गया फिर लास्ट को बिल्ड करेंगे, फिर डिप्लॉय करेंगे, फिर मॉनिटरिंग करेंगे। इस प्रोसेस में 9 महीना लग सकता है, 6 महीने की जगह में 9 महीना लग सकता है, बिकॉज
लास्ट को पता चला कि गलत है, बट यही चीज को मैंने डिवाइड करके बताऊंगा। देखिए आपको कैसे बताऊं, क्या करूं कि यहाँ पे आप लोग डिजाइन के बाद कोडिंग स्टार्ट हो गया था, जब टाइम में कोडिंग चल रहा था उस टाइम में ये लोग बैठ के रहे थे, दैट मींस रिसोर्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। जो टाइम में टेस्टिंग चल रहा था कोडिंग लोग बैठ के रह रहे हैं। तो मैंने यही पर्टिकुलर चीज को अगर छोटे छोटे पार्ट में डेवलप डिवाइड कर दूंगा, क्या होगा देखिए। ये पूरा चीज को मैं लेता हूँ, ये जो पूरा कोडिंग किया था इस कोडिंग को लेके मैं क्या करता हूँ, छोटा छोटा कोडिंग करता हूँ, छोटा छोटा कोडिंग कर दिया। तो ये जो 4 डिपार्टमेंट था, 4 चीज था, मैंने बोला 4 काम करना है मुझे, क्या कि लॉगिन, प्रोडक्ट एंड पेमेंट एंड डिलीवरी। मैंने इनका नाम बोल दिया लॉगिन, लॉगिन एंड लॉग आउट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट, और इधर मैंने बोल दिया कि पेमेंट, और यहाँ पे बोल दिया कि चलो ये होता है आपका डिलीवरी। देखिए ये चारों चीज का अगर मैंने अलग अलग कर दिया तो लॉगिन का इंडिविजुअली कोड मैंने ऐसा बना सकता हूँ। जब लॉगिन मेरा खत्म हो गया इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेवलपमेंट किया था, डेवलपमेंट करके नेक्स्ट पे टेस्टिंग को दे दिया। मैं बोला भाई तुम ये कोड में डेवलप कर दिया, तुम पहले टेस्ट करो, तब तक हम लोग जाके फिर इसका डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, इसका डेवलपमेंट करते, कोडिंग कर बनाया बनाया बनाया, फिर टेस्टिंग टीम जब यहाँ पे इन्वॉल्व होता है ये टाइम पे डेवलपमेंट टीम इधर आ जाता है। सो डेवलपमेंट टीम वंस कंप्लीट किया फिर ये टेस्टिंग टीम इधर आ जाता है। फिर समझ रहे, मतलब एक एक फेज को कंप्लीट करो, डेवलपमेंट करो, उसके बाद टेस्टिंग करो, फिर नेक्स्ट को डेवलपमेंट करो, उसके बाद टेस्टिंग करो। जो टाइम में इधर टेस्टिंग चल रहा था यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा था, जो टाइम में इधर डेवलपमेंट चलेगा इधर टेस्टिंग चलेगा। तो उसमें क्या होता है, 2 टीम पूरा यूटिलाइज हो रहा है पैरेलल, राइट। यहाँ पे क्या था कि पहले पूरा डेवलपमेंट काम खत्म होने तक टेस्टिंग टीम बैठ के रहता था, पूरा डेवलपमेंट खत्म हुआ टेस्टिंग टीम को रिप्लाई मिला कि भाई तुम टेस्टिंग करो। बट यहाँ पे क्या होता है कि डेवलपमेंट टीम एक छोटा सा पार्ट को डेवलप कर दिया, उसके बाद वो चला गया नेक्स्ट चीज को डेवलप करने के लिए, सेम टाइम पे टेस्टिंग टीम इसको टेस्टिंग कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी इशू आया इमीडिएटली ये लोग क्या करते हैं, इधर डेवलपर को बोलते हैं भाई तुम लोग कुछ कोडिंग करो। सो यहाँ पे जो 4 डेवलपर, लेट्स से अभी 4 डेवलपर थे ऐसा, ओके 4 डेवलपर थे, और 4 डेवलपर से 2 डेवलपर इधर चला गया, 2 डेवलपर इनका बग फिक्सिंग कर सकते हैं। जो टेस्टिंग टीम ने जो बग निकाला तो वो टेस्टिंग टीम जो भी एरर निकाला वो टेस्टिंग सॉरी एरर के ऊपर 2 लोग इधर काम करेंगे और 2 लोग जाके यहाँ पे काम करेंगे। तो तब तक क्या होगा कि ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, फिर वो जो फिक्स करने के बाद जो डेवलपर इधर फिक्स किए थे वो डेवलपर फिर इधर आ जाएंगे, फिर तब तक टेस्टिंग टीम और एक बार टेस्टिंग करेगा, फाइनली बोलेगा हाँ एवरीथिंग इज ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट टीम एंड टेस्टिंग टीम पैरेलली काम करने के लिए 2 चीज एक ही साथ में रेडी हो रहा है। ओके, और प्लस बग जो आता था, एरर जो आता था, यहाँ पे एरर आया यहाँ पे फिक्स होगा, इसका एरर इधर फिक्स होगा, इसका एरर इधर फिक्स होगा। ताकि क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा था पहले, जो टाइम में हम लोग कोई भी एक लाइन में चेंज होना का पूरा टोटली कोड इम्पैक्ट हो रहा था, बट इधर देखो यहाँ पे अगर लाइन चेंज कर रहा हूँ मैंने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका कोडिंग चेंज करा इसका इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। फाइनली जब सारे कोडिंग रेडी हो जाएगा फिर मैंने क्या करता हूँ उसको इंटीग्रेट करूँ। इंटीग्रेट का मतलब नहीं सारे कोड को एक ही जगह फिर लिख दूंगा, नो, ये अलग अलग रहेंगे। तो ये चारों चीज को जोड़ना है, तो जो जोड़ने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बिल्ड। ओके, 4 चीज को क्या करेंगे हम लोग, इकट्ठा करना है, इकट्ठा मतलब ये चारों चीज को जोड़ना है, मतलब अलग अलग ये क्या होता है फाइल, डिफरेंट डिफरेंट फाइल कंसेप्ट में रहते हैं। तो चारों चीज को जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्ड हो जाएगा। तो इधर ये जो मेथोडोलॉजी था इस मेथोडोलॉजी को क्या बोला गया ना, जो बड़ा चीज था उसको डिवाइड कर दिया गया। जो डिवाइड कर दिया गया बताता हूँ कैसे डिवाइड होता है यहाँ पे। सो एक बिगर थिंग को हम लोग क्या करते हैं ना, बड़ा, सॉरी एक मिनट, लेट मी ड्रॉ दिस पिक्चर फर्स्ट।
यहाँ पे मैंने क्या किया ना, पार्ट वन, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके, सो क्या कर दिया पूरा कोड को। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं बोल के इसको बोलते हैं स्प्रिंट 1, इसको बोलते हैं स्प्रिंट 2, इसको बोलते हैं स्प्रिंट 3, इसको बोलते हैं स्प्रिंट 4। तो ये जो मॉडल हुआ उसको कुछ लोग स्प्रिंट मॉडल बोलते हैं, नहीं तो कुछ लोग आजाइल मॉडल। ये जो पूरा मॉडल का नाम हो गया आजाइल, AGIL। पहला मॉडल जो था वाटरफॉल मॉडल था, मतलब पूरा डिजाइन खत्म हुआ, कोडिंग खत्म हुआ, टेस्टिंग खत्म होने के बाद बिल्ड खत्म होने के बाद डिप्लॉयमेंट खत्म होने के बाद मॉनिटरिंग, फिर करो इशू हुआ तो फिर बिगिनिंग को जाओ। यहाँ पे क्या हो कि हर एक स्टेप में ये जो था ना, इसको बोलते हैं स्प्रिंट 1, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंट 2, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंट 3, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंट 4। एवरी स्टेप में ऐसे डेवलपमेंट टेस्टिंग सब कुछ होता है। ये जो है ना, ये जो सारे स्टेप जो था, ये वाला स्टेप था, ये जो सारे स्टेप, मतलब कोडिंग, टेस्टिंग, ओके, ये सारे स्टेप इसके अंदर आता है। मतलब एक डेवलपमेंट होता है, उसके बाद टेस्टिंग होता है, उसके बाद उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ टेस्टिंग करके, मतलब पकड़ लो कि डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एक मिनट। सो स्प्रिंट 1 में भी सारे स्टेप आता है, ओके। स्प्रिंट 2 पे भी सारे स्टेप आता है, स्प्रिंट 3 पे भी सारे स्टेप आ जाता है, स्प्रिंट 4 पे भी सारे स्टेप आ जाता है। तो इधर देखिए, ये डेवलपमेंट टेस्टिंग इसका इंडिविजुअल बिल्ड, ये डेवलपमेंट, ये टेस्टिंग, फिर बिल्ड, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर बिल्ड। तो यहाँ पे जो भी इश्यू आता है ये यही स्प्रिंट में फिक्स होगा। एक ही स्प्रिंट के लिए जो टाइम पीरियड मिलता था, दैट इज कॉल्ड 3 वीक। तो 3 वीक के अंदर इसको डेवलपमेंट करके, टेस्टिंग करके फिक्स भी करना होता है। अगर कुछ भी रह गया फिर इसका कोडिंग यहीं पे फिक्स होगा। तो मैं स्प्रिंट 2 में जो टाइम में काम करूंगा, स्प्रिंट 1 के बारे में सोचना नहीं। तो ये जो चीज था इसको बोलते हैं आजाइल मॉडल। इसके फायदा क्या हुआ ना, रिसोर्स यूटिलाइज हो गया। जो टाइम में डेवलपमेंट टीम डेवलपमेंट में काम कर रहे थे, सेम टाइम में अनदर मॉड्यूल में टेस्टिंग टीम टेस्टिंग कर रहा। तो फायदा ये हो गया। प्लस मतलब रिसोर्स यूटिलाइज, मतलब सेम टाइम पे मल्टीपल रिसोर्स अगर मल्टीपल चीज में काम करते हैं, ऑब्वियसली द थिंग्स इज गोइंग टू बी फास्टर। सेकेंड फायदा क्या हुआ कि इसका जो बग है इधर फिक्स हुआ, इसका बग फिक्स इसको इम्पैक्ट नहीं किया, इसका बग फिक्स इसको इम्पैक्ट नहीं किया। तो मॉड्यूलराइज हो गया। मतलब ओके, मॉड्यूलराइज होने के द्वारा क्या हो गया कि इजी हो गया चीजों को काम करने के लिए, ओके, मतलब बग फिक्स करने के लिए इजी हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो सारे स्टेप ना ऑटोमेटिक नहीं हो रहा था, मैनुअली हो रहा था। ये अजाइल, ये ठीक था, ये प्रोसेस नो प्रॉब्लम, ये प्रोसेस में हमको कुछ फायदा हुआ पहला मॉडल से। बट ये प्रोसेस में ये सारे चीज जो है ना, डेवलपर डेवलपिंग करता था कोड, उसके बाद टेस्टिंग टीम को मेल लिखता था, टेस्टिंग टीम मेल पढ़ के फिर नेक्स्ट डे आता था, फिर टेस्टिंग करता था। तो सोचो यहाँ पे डेवलपमेंट टीम को कोडिंग डेवलप कर दिया, ओके, कोडिंग कर दिया, कोडिंग कंप्लीट। उसके बाद ये कोडिंग जो डेवलपर क्या करेगा, यहाँ पे बैठ के उसको मेल लिखेगा किसके पास, टेस्टिंग के पास, टेस्टिंग टीम के पास, ओके। सॉरी, तो यहाँ पे टेस्टर के पास मेल लिखेगा, टेस्टर टीम क्या करेगा, उसका एक कंप्यूटर लेगा, वहां पे टेस्टिंग करेगा।
तो जो मेल पढ़ेगा ये बंदा, इसको बोलते हैं टेस्टर। ओके, और इसको बोलते हैं डेवलपर। तो ये डेवलपर यहाँ पे कोडिंग करने के बाद इसको मेल भेजता है, फिर नेक्स्ट डे ये मेल पढ़ता है। अगर मेल पढ़ना लेट भी हो सकता है, राइट, मेल आना इनको, फिर ये बंदा मेल पढ़ेगा, कल फिर जाके कोड बनाए, कोड को टेस्टिंग करेगा, फिर परसों इनको बोलेगा कि तेरे पास बग है। तो यहाँ पे बहुत टाइम जा रहा था, देर ज्यादा मैनुअल प्रोसेस हो रहा था। अभी ये और एक प्रॉब्लम भी था कि ये लोग जो कोडिंग करते थे, मेल भेजते थे, ये एक राइट अप्रोच नहीं था। यहाँ पे फिर मल्टीपल कोडर आते थे, राइट, यहाँ पे ये कोडर अगर होता है और अनदर फिर कोड से ये भी कोई कोडिंग किया, फिर वो क्या करेगा, फिर ये पर्टिकुलर चीज को इनके पास भेजेगा, राइट, फिर ये लोग टीम टेस्टिंग करेंगे, मल्टीपल लोग उसका कोडिंग करते हैं, इसका कोड इसको दिख नहीं रहा था, इसका कोड इसके नहीं दिख रहा था। तो ये जो चीज ये जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को डेवऑप्स मॉडल ने क्या किया ना, फिक्स क्या किया मैं बताने वाला हूँ। सो इधर जो मैंने ये कहना जा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी हमारा डेवलपमेंट करो या कुछ भी करो, तो मैंने आपको एक मिनट डेवऑप्स के बारे में बताना जा रहा हूँ। अभी इतने सारे प्रोसेसेस रहते हैं, कोडिंग होता है, उसके बाद बिल्डिंग और टेस्टिंग होता है, उसके बाद पैकेजिंग करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, ये सारे काम होता है। और इसको जो मॉनिटरिंग काम के लिए हमारे पास बहुत सारी टूल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये इतने सारे टूल्स इन्वॉल्व होता है। सो डेवलप जो ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसके बाद लाइनक्स में हम लोग कोडिंग वगैरह डेवलप, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लगा के कोई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगा के, लेट्स जावा सॉफ्टवेयर लगा के हम लोग क्या करते हैं ना, कोडिंग बनाते हैं। उसके बाद फिर उसको लेके कहीं पे स्टोर करते हैं, फिर ऐसे ऐसे होता है। तो क्या होता है मैं वही चीज बताने वाला हूँ, चलिए। सो मैंने यही जो स्टेप्स को ऑटोमेट करने के लिए आपको बोलता हूँ क्या होता है। सो लेट्स से मेरे पास दिस इज वन डेवलपर, this is another developer and another developer. These are the three developers, okay? ये लोग क्या किए, तीनों लोग मिलके कौन सा प्रोडक्ट लॉगिन पेज में लेट से काम किया। तो लॉगिन पेज में जो टाइम में काम किया, ये लेट से एक लॉगिन कोडिंग किया, तो इनके पास जो टास्क है लॉगिन पेज का कोडिंग करना। ये तीनों को फिर लॉगिन पेज के अंदर भी बहुत सारे रहता है, लॉगिन, लॉगआउट, रजिस्ट्रेशन, स्मॉल चीज रहता है। फिर इनको दिया गया रजिस्ट्रेशन पेज डेवलप करो, इसको दिया गया लॉगिन पेज डेवलप करो, इनको बताया गया लॉगआउट पेज डेवलप करो। फिर तीनों कोड लेट से कर दिया, तीनों जो कोडिंग कर देते हैं, फिर ये जो लॉगआउट पेज डेवलप किया इसको नहीं दिखता है, इसकी लॉगिन पेज किया इसको नहीं दिखता है। तो ये तीनों को किसी का कोड नहीं दिखता है। ये तीनों चाहते हैं कि ये जो ये तो एक ही मॉड्यूल में आएगा, लॉगिन मॉड्यूल में आएगा, राइट। इनका रजिस्ट्रेशन पेज बना रहा था, ये लॉगिन पेज बना रहा था, ये लॉगआउट पेज बना रहा था। बट ये तीनों तो एक ही टाइप का काम है जो कि लॉगिन पेज में मतलब इंटीग्रेट होते हैं। तो ये तीनों काम को इंटीग्रेट करने के लिए प्रॉब्लम हो गया। इसके लिए क्या हुआ कि एक टूल है दैट इज कॉल्ड गिटहब। तो गिटहब क्या होता है कि इट्स ए टूल इन व्हिच these people are going to put their code. It's a central repository. You can tell it's a central repository. Okay. तो ये जो सेंट्रल रिपोजिटरी में ये इंडिविजुअली ये तीनों कोड लॉगिन रिलेटेड कोड को बना के ये क्या किया ना, उनका कोड बनाया लेट्स से रजिस्ट्रेशन, और ये बनाया लॉगिन, और ये बनाया लॉगआउट का वैल्यू। तो ये तीनों स्मॉल मॉड्यूल बन के लॉगिन मॉड्यूल बन गया। फिर फाइनली ये लोग क्या करते, तीनों के तीनों कोड को लेके डाल दिए इसके अंदर।
तो कोडिंग के लिए मैंने छोटा सा ऐसा कुछ पिक्चर यूज करता हूँ. दिस इज वन कोड, दिस इज अनदर कोड, से अनदर कोड. ये तीनों कोड को लेके GitHub में डाल. GitHub क्या है? इट्स अ सेंट्रल रिपोजिटरी. After putting the code into this, any of these three developers can visualize the code of each other. Okay, ये इनका कोड दिख सकता है, ये इनका कोड दिख सकता है, सारे लोग एक ही जगह में कोड रखेंगे. तो यहाँ पे कोडिंग लेट से बन गया. आज सुना यहाँ पे कोडिंग आ जाता है, कोडिंग का जो चीज आ जाता है, कोडिंग आ जाता है, मतलब कोड आ जाता है, इमिडिएटली एक इंफॉर्मेशन चला जाता है टेस्टर के पास. तो टेस्टर क्या करता है, उसका सिस्टम पकड़ के बैठता है इधर, तो उसका नाम है टेस्टर. तो टेस्टर के पास एक सिस्टम रहता है. तो ये सिस्टम के पास एक ऑटोमेटिक के अलर्ट चला जाता है कि भाई कोडिंग आ गया. ये होता है टेस्टिंग सिस्टम. तो ये पहले भी यही काम हो रहा था, बट पहले सब लोग मैनुअली मेल लिखते थे, फिर कोड इधर डाल के फिर इनके पास भेजता था मेल कि भाई हम लोग GitHub में कोड रख दिया, तुम लोग टेस्टिंग करो करके. बट अभी क्या हो जाएगा कि टेस्टिंग टीम को इमीडिएटली पता चल जाएगा जब ये बंदे इधर कोड डालेंगे. गेटिंग मी? तो ये जो GitHub में जब कोड डाल देते हैं, इमीडिएटली अलर्ट विल गो टू द टेस्टर. तो यहाँ पे ये काम करने के लिए कौन ये सब काम करता है ना, देयर इज ए ऑटोमेशन सिस्टम कॉल्ड जेनकिन. ओके, तो जेनकिन एक पाइपलाइन, इसको बोलते हैं जेनकिन. जेनकिन्स जो है इट्स ए CI/CD टूल, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट टूल. ये क्या करता है ना, इनके पास सबका लेट्स से GitHub का, टेस्टर का, सबका प्लगइन्स रहता है, मतलब उसके पास कुछ API रहता है. ये बंदा को पता चलता है कि GitHub में कुछ कोड आया. ये बंदा क्या करता है, हर बार चेक करता रहता है, एवरी 5 मिनट को चेक करता रहता है कि भाई GitHub में कुछ कोड आया क्या, GitHub में कुछ कोड आया क्या. कौन चेक करता है ना, जेनकिन चेक करता है. जेनकिन क्या है, इट्स ए टूल. ये टूल को बोलते हैं CI/CD पाइपलाइन टूल. ये टूल का काम क्या है कि भाई मल्टीपल चीजों को, ऐसे यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ये सारे चीज यूज होता है, ये सारे चीज को यूज करके पूरा प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है. सो पहला काम है उसको कि जब भी कोड आया इमीडिएटली ये जेनकिन क्या किया, इनको बोला कि टेस्टिंग टीम को बोला कि भाई एक कोड GitHub में पड़ा है, तू टेस्ट कर. फिर जब भी टेस्टिंग कंप्लीट होता है, मतलब टेस्टिंग कुछ खत्म होता है, अगर टेस्टिंग में कुछ भी इश्यू आया, यही जेनकिन क्या करता है ना, टेस्टर टीम को ऑलरेडी बोला था, फिर यहाँ पे टेस्टिंग का फीडबैक लेता है, इससे टेस्टर से फीडबैक लेके क्या करता है ना, इनको देता है, डेवलपर को देता है, बोलता है भाई तेरे पास गलती है, कोड तेरा कोड में गलत चीज है, तो उसको तुम क्या करो कि ठीक करो. कौन बोलता है, जेनकिन बोलता है. गेटिंग इट नॉट? तो टेस्टिंग टीम, गेटिंग इट नॉट? सो मैंने ये पिक्चर को ऐसे यहाँ से करा चलेगा. तो यहाँ पे जो GitHub के पास कोड पहुंचने के बाद जेनकिन को पता था, जेनकिन इमीडिएटली टेस्टिंग टीम को ये कोड दे दिया टेस्टिंग करने के लिए. उसके बाद टेस्टर टीम ने टेस्टिंग करके उसका जो इशू आया वो इसको फिर इनको दिया, ये जाके फिर डेवलप इनको दे दिया. ऐसे ऐसे करते करते क्या हो जाता है ना कि ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है, ये सब कुछ चीज ऑटोमेटिक होता है. तो ये जो ऑटोमेशन के लिए हमारा चीजों फास्टर हो जाता है, मतलब कोडिंग आ गया, टेस्टिंग टीम के पास पहुंच गया, टेस्टिंग इमीडिएटली टेस्टिंग करके उसको इधर भेज देता है. यहाँ पे भी टेस्टिंग टीम फुल्ली इन्वॉल्व नहीं होता है. यहाँ पे भी कुछ टूल होता है लाइक सेलेनियम, वो क्या करता है, सारे जो चीज टेस्टिंग करना है उसको ऑटोमेटिकली टेस्टिंग कर लेता है. 15 मिनट में टेस्टिंग करके इनके पास रिजल्ट भेज देता है कि 50 टेस्ट केस था और उसमें 30 टेस्ट केस पास हुआ और 20 फेल हुआ, तो उसी 20 के ऊपर फिर काम करो. फिर ये लोग करके फिर उसको फिर भेजते हैं, बोला अभी टेस्टिंग टीम लास्ट को एक फीडबैक देता है, हाँ अभी एवरीथिंग इज ओके नाउ. जेनकिन के पास खबर पहुंचा कि हाँ ठीक है, ये कोडिंग जो बनाया था वो सब कुछ सही है. अभी क्या करेगा कि ये जो चीज हो गया था इसको फिर बिल्ड करके एक टूल होता है, इसको बोलते हैं मतलब बिल्ड टूल.
तो ऐसा बहुत सारे बिल्ड टूल रहता है, मैं उधर बाद में जाऊंगा, बट बिल्ड टूल को काम दे दिया जेनकिन कि तू कोडिंग को बिल्ड कर। बिल्ड करने का मतलब क्या, मैं मुझे से बोला था कि इतने सारी मॉड्यूल्स है, लॉगिन मॉड्यूल है, उसके बाद प्रोडक्ट मॉड्यूल है, उसके बाद पेमेंट मॉड्यूल है, सारे को फिर इंटीग्रेट करके उसको एक पैकेज बनाने को बोलते हैं बिल्ड पैकेज। तो जावा में अगर कोई कोडिंग बनाता है उसका पैकेज का नाम होता है डॉट जार फाइल या डॉट वार फाइल। डॉट जार क्या होता है ना, मैंने सिंपली पेन ड्राइव में लिया वो कोड को, मतलब जार फाइल को मैंने अनदर सिस्टम में चलाया, उसको बोलते हैं जार। वार फाइल, नेक्स्ट वार होता है कि उसको मैंने पेन ड्राइव पे लिया, मैंने जाके उसको वेब में जो लॉन्च करता है उसको बोलते हैं वार फाइल, वेब कंटेंट बोलते हैं। सो मैंने वहां पे बाद में जाऊंगा, बट बस ऐसा सोचो कि बहुत सारी फाइल्स पड़ा हुआ था, वो सारे फाइल को मिला के मैंने एक ही पैकेज बना दिया, वो पैकेज को बोलते हैं बिल्ड। तो वंस बिल्ड कंप्लीट हो जाता है, फिर इसको लेट्स से मैंने एक फाइल बनाया, उसका नाम है dmart.jar। तो डीमार्ट जो डॉट जार जो बन जाता है, फिर इसको लेके क्या करना है, जार थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा, मैंने उसको इंटरनेट बेस्ड बनाता हूँ, उसको वार WAR। ओके, तो वार फाइल मतलब इट इज वेब एप्लीकेशन आर्काइव। सो ये बिल्ड बन गया। अभी क्या करते हैं कि इस चीज को लेके डिप्लॉय करते हैं। तो डिप्लॉय करने के लिए क्या करते हैं कि एक ही सर्वर में डिप्लॉय किया उसको। तो डिप्लॉय का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लिया, इसको लेके यहाँ पे मैंने डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय का मतलब क्या है कि जब कोई भी यूजर जाके ऐसा लिखेगा www.dmart.com, देन उनको पूरा ऐसे वेबसाइट दिखेगा। गेटिंग? तो जब ऐसा वेबसाइट दिखाने के लिए इसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्चुअली डिप्लॉयमेंट सर्वर। डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट सर्वर बोलते हैं। फिर डिप्लॉयमेंट सर्वर में लॉन्च हो गया, लोगों को दिखाया गया। कल 2-4 दिन के बाद लोग बहुत सारे यूजर्स ऐसा कनेक्ट किए थे, बहुत सारे नॉर्मल लोग ऐसा कुछ तो शार्ट खरीद रहे थे डीमार्ट से, बहुत सारी चीजों खरीद रहे थे सब लोग में। ऐसे बहुत सारे यूजर उनको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे थे। सोचो, सडनली दिखाया गया कि ये एप्लीकेशन अभी काम नहीं कर रहा है, लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं जा रहा है। तो क्या हो सकता है कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, नहीं तो सर्वर डाउन हो सकता है, सर्वर खराब हो जाता है, इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे इंटरनेट ठीक से रीच नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे लोग तो हिट कर रहे हैं, बट ये जो पर्टिकुलर सर्वर का, इस सर्वर में करंट प्रॉब्लम हो गया और ये सर्वर इंटरनेट में जो अवेलेबल था लोग उसको एक्सेस कर पा रहे थे, अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्या करेंगे? फिर लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो ये सब को हटाने के लिए लोग क्या करते हैं कि एक ही सर्वर नहीं रख के मल्टीपल सर्वर रखते हैं। इधर भी एक डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट सर्वर। तो यहाँ पे भी सेम एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं। तो मल्टीपल जगह में सेम dmart.com रहता है। तो ऐसा एक नहीं रहता है, बहुत रहता है। क्यों रहता है बताता हूँ। dmart.com, ओके। तो ये dmart.com को जब ये लोग इधर एक्सेस करते हैं, अभी सोचो यहाँ पे एक बंदा है, तो ये बंदा यहाँ मतलब ये लड़से भुवनेश्वर लोकेशन में है। भुवनेश्वर का एक बंदा चाहता है कि डीमार्ट से कुछ प्रोडक्ट मतलब ये करेगा, ऑर्डर करेगा, BBSR का बंदा, और ये था पुणे का। तो यहाँ पे ये लोग थे पुणे का लोग, और यहाँ का लोग ये बैंगलोर का लोग। तो बैंगलोर लोग भुवनेश्वर, जब ये दोनों सर्वर नहीं था, सारे यूजर कनेक्ट करते थे किधर को, यही पुणे सर्वर को एक्सेस करते थे। बैंगलोर का बंदा भी वही पुणे सर्वर को एक्सेस करता था। बाद में ये लोगों को पता चला कि एक बंदा, ये भुवनेश्वर जो बैंगलोर का जो बंदा, भुवनेश्वर का बंदा है, इनका कोई ना कोई फ्रेंड यहाँ पे थे, जो कि इनको बोल दिया कि भाई मैंने एक एप्लीकेशन दिखा, जो एप्लीकेशन में हम लोग सामान ऑर्डर करते हैं। फिर ये लोग पूछे कौन सा एप्लीकेशन ना, dmart.com। सो ये बोला कि मैं भी डीमार्ट एक्सेस करता है, ये भी डीमार्ट एक्सेस करता है, ये भी एक्सेस करता है। ये बंदा बोल रहा है कि मेरे को 1 मिनट के अंदर
मेरा ऑर्डर प्लेस होता है, ये बोलता है मेरे को खोलने के लिए 2 मिनट लगता है, ये बोलता है मुझे खोल के ऑर्डर प्लेस करने के 4 मिनट लग जाता है। तो ये लोग फिर कंप्लेन करेंगे ना, बोले अरे क्या ये पुणे का लोग को स्पीडली एक्सेस हो रहा है, हम लोग को लेट हो रहा है। तो ये यहाँ पे पता चला कि डिस्टेंस इज मैटर्स। ओके, तो डिस्टेंस मैटर के लिए क्या कर दिया ना, डीमार्ट कंपनी क्या कर दिया ना, भुवनेश्वर में दिखा कि 50 लोग डेली एक्सेस कर रहे हैं, वहां पे एक सर्वर रख दिया। और बेंगलोर में ऐसा 100 लोग एक्सेस कर रहे हैं, वहां पे एक सर्वर रख दिया। और तीनों सर्वर ऐसा रख दिया, तो हाई अवेलेबिलिटी यहाँ पे आ गया। मतलब कि मल्टीपल लोकेशन जब लोग एक्सेस करते हैं, उसी लोकेशन का लोगों को उसी लोकेशन का सर्वर मिल जाए। अभी ये बंदा जब डीमार्ट.com खुलेगा, उसको नियरेस्ट दिखेगा कि भुवनेश्वर में एक सर्वर है, तो इनका जो एक्सेस इधर से नहीं होगा, इधर से हो जाएगा। अभी बैंगलोर का बंदा का एक्सेस इधर से हो जाएगा। गेटिंग ऑन ना, तो समझ गया। तो फायदा क्या हुआ ना, एक्सेसिंग फास्टर होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में रख दिया सर्वर को। अभी दूसरा भी इशू आता है कि चलो ये बंदा अभी जब भुवनेश्वर सर्वर को एक्सेस करता था, उसको पता नहीं होता है नॉर्मली क्या होता है, ये सारे सर्वर को एक लोड बैलेंसर होता है। ये होता है dmart.com एक्चुअली होता है। तो ये dmart.com जो होता है ना, इसके एक आईपी रहता है, लेट्स से 192.168.1.1 और सेम चीज इसके लिए क्या होता है, ये .2 होता है और इसके लिए .3 होता है। ठीक है, तो .3 होता है और ये तीनों एड्रेस ओके यहाँ पे रहता है। तो ये तीनों एड्रेस रहता है, इसका नाम डीमार्ट होता है। डीमार्ट.com के अंदर तीनों एड्रेस रहता है और बंदे जब भी एक्सेस करते हैं ना, पहले इनके पास जाता है, मतलब पहले जो कंट्रोल इनके पास जाता है। तो ये फिर दिखता है कि भाई ये बंदा किधर का है। बंदा अगर भुवनेश्वर का है, फिर उसको ये बंदे को उसका एड्रेस मिल जाता है। फिर ये सपोज यहाँ का बंदा बोला कि डीमार्ट.com, सो ये फिर सर्वर चेक करता है ये बंदा किधर का है। ये बंदा अगर पुणे लोकेशन का है, फिर उसको पुणे लोकेशन दे देता है। फिर ये सर्वर, ये बंदा जब डीमार्ट.com एक्सेस करता है, फिर इसके पास खबर आता है, ये सर्वर चेक करता है कि ये बंदा कौन सा लोकेशन का है ना, भुवनेश्वर के आसपास बैंगलोर के आसपास का लोग है, तो उसको बैंगलोर वाला सर्वर को दे देता है। इसका काम क्या है, लोड बैलेंसर का काम है। ये होता है लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर करके सर्वर है, वो सर्वर में डीमार्ट.com नाम का डीएनएस नेम होता है। उसके बाद सारे आईपी एड्रेस उसके पास रहता है, ये तीनों सर्वर का आईपी एड्रेस। फिर अकॉर्डिंगली जो बंदा जिस सर्वर का आसपास का है, उसी बंदे को उसी का नियरेस्ट लोकेशन का सर्वर एक्सेस होता है, जाकि सब लोग को लगता है कि हम लोग डीमार्ट.com को एक्सेस कर रहा है और हमको भी, इसको भी 1 मिनट लगता है, इसको भी 1 मिनट लगता है, उसको भी 1 मिनट लगता है। कल सोचो कि ये बंदा को 1 मिनट लग रहा था, सडनली ये सर्वर क्रैश हो गया ड्यू टू सम रीजन। ये सर्वर ऐसा अभी क्रैश हो गया। ये सर्वर सडनली क्रैश हो गया। जब क्रैश हो जाता है, क्या होता है कि इमिडिएटली ये बंदे को क्या होता है ना, नेक्स्ट नियरेस्ट सर्वर मिल जाता है। ये बंदा का ऐसा कनेक्शन कट नहीं जाता, ये बंदे को इमिडिएटली जो पॉइंटर इधर था इधर हो गया। अभी जो हो गया, ये बंदा बोला था कल तक तो मुझे 1 मिनट में एक्सेस मिल रहा था, आज क्यों 2 मिनट में जा रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया। तो इसके लिए क्या करता है, ये सर्वर को रखते हैं, उसके साइड में अनदर सर्वर को रखते हैं, उसको बोलते हैं फेलोवर सर्वर, ताकि ये बंदा का अगर सर्वर यहां से हट गया, इमिडिएटली ये पॉइंट भुवनेश्वर का अनदर सर्वर को चला जाएगा। इसको बोलते हैं फेलोवर सर्वर बोलते हैं। ओके, ये 1, ये 4, इसको बोलते हैं कि फेलोवर सर्वर, मतलब उसी का नियरेस्ट लोकेशन का अगर एक सर्वर डाउन हुआ, वही बंदे का नियरेस्ट लोकेशन अनदर सर्वर को एक्सेस हो जाता है। तो ऐसा हर जगह में एक एक फेलोवर सर्वर भी रहता है। तो अभी कितना हो गया, 3 लोकेशन के लिए 6 सर्वर हो गया, राइट। सो हमारे पास अभी 6 सर्वर है। कल हमारे पास अगर 29 सिटी है, सॉरी 50 सिटी है, तो 50 सिटी के लिए 50 सर्वर चाहिए प्लस उसका फेलोवर सर्वर, ऐसा मिलके कितना हो गया, 100 सर्वर हो गया। तो 100 सर्वर में जब ऐसा डीमार्ट.com चलेगा, उसको
उसको मैनेज करना इतना इजी नहीं है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बंदा बैठ के हर एक एप्लीकेशन को इसमें 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 इंस्टॉल करना, कल अगर कोडिंग में कुछ चेंजेस करना पड़ा फिर हर जगह में 100 सर्वर में जाके चेंज करना इतना इजी टास्क नहीं है। यहाँ पे मैनुअल एफर्ट फेल मारेगा, बहुत लोगों को लगाना पड़ेगा, कम से कम 100 सर्वर के लिए 30 इंजीनियर को लेके ये पर्टिकुलर सब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हो सकता है एक इंजीनियर को 15 मिनट लग रहा है बिकॉज ऑफ उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, दूसरा इंजीनियर को आधा घंटा लगता है, तीसरा इंजीनियर को 2 दिन लग जाता है। तो एक ही टाइम में सारे जगह में वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो सकता है। मैं जो बोला था यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना है एप्लीकेशन को, तो ये जो डिप्लॉयमेंट करना हो या कोडिंग चेंज के बाद फिर कुछ रीडिप्लॉय करना, ये सारे काम मैनुअल एफर्ट में बहुत तकलीफ हो रहा था इसमें। इसीलिए क्या हुआ, सारे चीज को ऑटोमेट कर दिया गया। ऑटोमेट करने के लिए आया एनसिबल, आया यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल आया है। तो एनसिबल क्या करेगा ना, यहाँ से पूरा पैकेज उठाएगा और पैकेज इधर से उठाता है और हर सर्वर में ऑटोमेटिकल जब भी उसके पास आ गया ये इमीडिएटली हर सर्वर को क्या करता है, एनसिबल हर सर्वर में लाके वो एप्लीकेशन को लॉन्च करता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पे चीजों ऑटोमेशन हो गया। तो जो एप्लीकेशन को मैन्युअली एक बंदा बैठ के करता था या 15 बंदा को कंपनी ने हायर करके हर सर्वर में जाके डालता था, जिसके लिए बहुत टाइम लगने का चांस था और मतलब हर जगह में राइट टाइम पे इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था। एक सर्वर जल्दी लॉन्च होता था, दूसरा सर्वर 3 दिन लगता था। तो ये चीजों के लिए क्या हो गया कि बिकॉज ऑफ एनसिबल को जब भी पता चलता है कि भाई पैकेज रेडी हो गया, एनसिबल क्या करेगा इमीडिएटली। सो ये पैकेज रेडी हो गया, कौन बताएगा ना, जेनकिन बताएगा। किसको बताएगा ना, एनसिबल को। जेनकिन बोलेगा अरे बिल्ड टूल अभी पैकेज बना दिया, तू इससे पूरा वो पैकेज लेके हर जगह में इंस्टॉल कर दे। तो एनसिबल क्या करेगा, हर जगह में जाके इंस्टॉल कर देगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ, मतलब एक बार डेवलपर ने यहाँ पे कोड डाल दिया, जेनकिन को पता चला कि कोड आ गया, उसको टेस्टिंग किया, टेस्टिंग के टाइम पे जो भी बग निकाला उसके बाद फिक्स किया। उसके बाद इमीडिएटली वो बिल्ड टूल को बोलता है तू पैकेज बना। एक बार बिल्ड टूल पैकेज बनाता है, एनसिबल को बोलता है कि ये पैकेज तू इधर से ले, हर डिप्लॉयमेंट सर्वर में इंस्टॉल कर। ये सारे काम जो है ना, ये ऑटोमेशन हो गया। ये जो ऑटोमेशन हो गया, उसको ऑटोमेट करने के लिए कोई ना कोई इंजीनियर चाहिए। तो मतलब कुछ ना कुछ छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है। ये जेनकिन में जाके मैं जो चीज बोला इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है। वो इंस्ट्रक्शन जो लिखता है उसको बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियर। और हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा कोडिंग, बहुत ही कम कोडिंग है, एक कोडिंग को लिख के इसको बोलते हैं सेटअप ऑफ ए डेवऑप्स एनवायरनमेंट। वो पूरा डेवऑप्स एनवायरनमेंट एक डेवऑप्स इंजीनियर ही सेट करता है। सो डेवलप इंजीनियर अगर इतने सारी चीज को सेटिंग करेगा, यहाँ पे गिटहब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जेनकिन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, टेस्टिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बिल्ड टूल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एनसिबल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो बंदा है इसको बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियर। अभी सोचो कि डेवऑप्स इंजीनियर अगर इतने सारे काम करता है, ओनली टेस्टिंग जानने का बंदा को अगर 2 लाख मिलता है, उसको 5 लाख मिलना जरूरी है, राइट? बिकॉज ये बंदे को टेस्टिंग भी आता है, डेवलपमेंट भी, मतलब कोडिंग फेच करना आता है, प्लस यहाँ पे जेनकिन का कोड लिखना आता है, यहाँ पे बिल्ड टूल में कैसे क्या काम होता है, सब कुछ नॉलेज के पास है, जिसको यूज करके वो क्या करे, पूरा इंटीग्रेशन, मतलब कोडिंग, मतलब गिटहब से यहाँ पे डेटा पुल करने के लिए कौन सा कोड, फिर यहाँ से बिल्ड टूल को ऑर्डर देने के लिए कौन सा कोड, बिल्ड टूल से डेटा उठा के कोड उठा के ये सब में इंस्टॉल करने के लिए कौन सा कोड, इस बंदा को पता है। तो ये बंदा क्या किया, अभी हाई पैकेज लेके जहां पे 15 इंजीनियर काम कर रहे थे, वहां पे वो अकेला काम कर रहा है। अकेला काम करना इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज एक बंदा 24 घंटा काम नहीं कर सकता है।
ऐसे इसको मॉर्निंग शिफ्ट दिया गया, उसका दोस्त फिर अनदर डेवलप इंजीनियर उसको नाइट शिफ्ट दिया गया, अनदर दोस्त को क्या कर दिया कि इवनिंग शिफ्ट दे दिया। तो 3 डेवलपर अभी 3 डेवलप इंजीनियर ये 15 लोग का काम कर लिए। अभी 15 लोग को अगर 1-1 लाख सैलरी मिलता था, अभी ये 3 लोग को अगर 9 मतलब 15 लाख मिलेगा, राइट? ये जो एक बंदे को अगर 1 लाख मिलता था, अगर 15 इंजीनियर यहाँ पे थे अलग अलग, तो 15 लाख लेते थे। बट ये लोग को 2-2 लाख दे दो, 6 लाख में ये लोग पूरा 15 लाख का काम कर देंगे ना। तो इनको फायदा क्या हुआ कि भाई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बंदा का सैलरी बढ़ गया, राइट? प्लस फायदा और क्या हुआ ना, कंपनी जितना कम लोग को रखेगा, उस कंपनी को ये सब चीज मैनेज करने के लिए इजी हो जाएगा। मतलब मल्टीपल इंजीनियर को रख के मल्टीपल इंजीनियर के साथ कोलैबोरेशन करना जरूरी नहीं। ओके, 2-4 टैलेंटेड लोग को ले लो, उसके साथ काम करो। सो ये डेवलप इंजीनियर जो पहले जो डिपेंडेंसी था कि एक टेस्टिंग टीम, डेवलपमेंट टीम, ये प्रोडक्ट रिलीज टीम, फिर एंसिबल मतलब कॉन्फ़िगरेशन टीम, फिर डिप्लॉयमेंट सर्वर डिप्लॉयमेंट टीम, ये 5 टीम को हटा के एक ही टीम कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड डेवऑप्स टीम। और डेवऑप्स टीम में 2-4 लोग को ले गया, इनका पहले कंपनी का जो 15 लोग का सैलरी बच गया, मतलब यहाँ पे 15 लाख जा रहा था, यहाँ पे 6 लाख गया, 9 लाख सैलरी बच गया। दूसरा है कि मल्टीपल लोग थे, इसलिए मल्टीपल मैनेजर रखना पड़ता था। हर एक मैनेजर के अंदर मतलब नॉलेज सेम नहीं रहता है, फिर इसका मैनेजमेंट करने का स्टाइल अलग है, इसका मैनेजमेंट करने का स्टाइल अलग है। तो अलग अलग होने के कारण कोलैबोरेशन प्रॉब्लम हो रहा था, और बीच में कोई भी बंदे के साथ कोई बंदे का पट नहीं रहा था, जिसके लिए तकलीफ हो रहा था कोलैबोरेशन का। तो कोडिंग प्रोडक्ट लॉन्च तो होता था, बट बाद में इशू हो जाता था कि ये लोग को मैनेज करना। बट यहाँ पे अगर डेवलप इंजीनियर आने के बाद सारे काम इजी हो गया, प्लस ऑटोमेशन हो गया। और कल अगर कोई भी कोड चेंज करना पड़ा, यहाँ पे लोग कोड चेंज किए, चेंज करके एक बार गिटहब में डाल दिया, यहाँ पे डेवलप इंजीनियर का काम कुछ नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। टेस्ट कोडिंग जाता है टेस्टिंग के पास, टेस्टिंग हो जाता है, बिल्ड टूल उसका पैकेज बनाता है, उसके बाद अंसिबल उस कोड को वो पैकेज को उठाता है, हर जगह में जाकर डिप्लॉय करता है। कभी कभार कुछ छोटा मोटा इशू आता है, फिर ये लोग डेवलप इंजीनियर मतलब आते हैं पिक्चर में। तो ये होता है पूरा डेवऑप्स का स्टोरी गाइस। सो इफ यू हैव एनी डाउट वी विल क्लियर इट इन द नेक्स्ट सेशन। सो मैंने अभी जो बताना चाहता था कि दिस इज द वर्क ऑफ ए डेवलप इंजीनियर। पहले ये सारे को सेटअप करेगा ऑटोमेशन करने के लिए, उसके बाद जब भी कोई भी टूल में कुछ इशू आ गया तो यही लोग फिर जाके ट्रबल शूट करके उसका इशू को रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का पैसा बच रहा है, कंपनी का ऑटोमेशन भी हो गया, और रिसोर्स कम यूज हो गए, और प्लस एक अच्छा हो गया, मतलब जो पहले कचरा था वो सब कुछ हट के अभी एक अच्छा सिस्टम बन गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डेवऑप्स। सो वी विल डू अनदर सेशन फॉर बेटर क्लैरिटी। सो till that, bye guys. So if you have any doubt, please put in your comment. Okay, I am going to upload this particular video in my YouTube channel, and they are just for everything. If you have any doubt, just give me a comment so that I will reach out to you. Okay, thank you guys, bye.